नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट, चुनावी सरगर्मियों की बगावत कैसे मध्य प्रदेश चुनावों में बढ़ा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की मुश्किलें, और मिजोरम चुनावों में कितना है प्रभाव चर्च का। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से ठीक पहले महादेव बेटिंग ऐप को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आरोपों के घेरे में सीएम भूपेश बघेल हैं। हालांकि ईडी आरोपों की जांच कर रही है। महादेव ऐप केस के आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गए थे। शुभम सोनी ने यह भी कहा है कि महादेव बेटिंग ऐप का मालिक वो ही है। इससे पहले ईडी की जांच में आरोपी असीम दास ने कहा था कि महादेव बेटिंग ऐप की तरफ से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये रकम चुनाव में इस्तेमाल के लिए दी गई थी। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया, उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। तो महादेव बेटिंग ऐप में घिर गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और इस बीच आज कांग्रेस ने वहां पर अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। और अब खबर मध्य प्रदेश की, जहां पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस वक्त बगावत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। टिकटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद टिकट कटने से नाराज नेता बागी हो गए हैं। कांग्रेस ने 39 तो बीजेपी ने 35 नेताओं को इसी वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन नेताओं में पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक भी शामिल हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही बगावत का दौर जारी है। दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने पहले तो बगावत रोकने के लिए अपने नेताओं को समझाया बुझाया, कुछ को आश्वासन दिए, संगठन में पद दिए। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला डैमेज कंट्रोल के लिए उतरे। इसके बावजूद सबको समझाना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में जो नहीं माने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह डैमेज कंट्रोल में जुटे, कई नाराज नेताओं से मिले, उन्हें मनाया, लेकिन 35 नेता जो नहीं माने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान और आदर है, और निश्चित तौर पर थोड़ा पीड़ादायक जरूर है, पर ऐसे लोग जो आज इस युद्ध काल में जब चुनाव का समय है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के साथ नहीं है, उनके प्रति इस प्रकार का फैसला पार्टी ने किया है। लेकिन इससे प्रभाव बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। पार्टी संविधान के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने उन साथियों को बाहर का रास्ता दिखाया है जो अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी लाइन से परे यदि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, और उसी नियम का पार्टी ने पालन किया है। कांग्रेस बीजेपी के जिन नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है, उनमें सीधी पेशाब कांड के बाद चर्चा में आए विधायक केदारनाथ शुक्ला शामिल हैं। उनका टिकट काटकर बीजेपी ने सीधी से सांसद रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है। केदारनाथ शुक्ला अब यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे रीति पाठक की मुश्किल बढ़ गई है। मुरैना से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह नाराज हैं।
यहाँ से बीजेपी ने रघुराज पर दांव खेला है। ऐसे में रुस्तम सिंह के बेटे बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतर आए हैं, जिससे रघुराज कसाना की मुश्किल बढ़ गई है। इसके अलावा अटेर से पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया, पूर्व विधायक रसाल सिंह, चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा, टीकमगढ़ से पूर्व विधायक के श्रीवास्तव को बगावत पर पार्टी से निकाल दिया गया है। इनके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान, वन विकास निगम के अध्यक्ष माधो सिंह डाबर, नंदराम कुशवाहा को भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। कांग्रेस के जिन बागियों को 6 साल के लिए निकाला है, उनमें आलोट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद कुंडू, नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, मऊ से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, मुरैना से अब बीएसपी सीट पर उम्मीदवार कुलदीप सिंह सिकरवार, खरगापुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव, छतरपुर के पूर्व मंडी अध्यक्ष नीलमणि सिंह बब्बू राजा और डिंडौरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे रुद्रेश परस्तेश शामिल हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने जिन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, उनमें कई नेता ऐसे हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में खासा जनाधार है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को कितना नुकसान होता है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। वैसे भले ही कांग्रेस और बीजेपी अपने बागी नेताओं से परेशान हों, लेकिन जनता का मूड क्या है, वो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे, जिस पर दोनों पार्टियों को अपने जवाब तैयार रखने होंगे। एनडीटीवी और सीएसडीएस लोकनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, इस पर अब नजर डालते हैं। 27% लोगों को लगता है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 27% लोग बेरोजगारी को भी एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। गरीबी लोगों के मुताबिक 13% लोगों के मुताबिक गरीबी एक मुद्दा है। विकास की कमी एक मुद्दा है 8% लोगों के लिए। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है 5% लोगों के लिए। और अन्य दूसरे मुद्दों को जो 20% हैं एक मुद्दा मानते हैं। और उधर मिजोरम में भी चुनावी पारा बढ़ा हुआ है। यहाँ चर्च भी चुनावों पर नजर रखे हुए है। चर्च ने इलेक्शन ऑब्जर्वर मिजोरम पीपल्स फोरम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक MOU साइन किया है, जिसके तहत चुनावों में पैसा सामान देकर वोटरों को प्रलोभन देने पर लगाम लग सके। मिजोरम जो ईसाई बहुल राज्य है, वहां के चुनावों में चर्च की क्या भूमिका है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। सुबह की प्रार्थना के बाद आइजोल के सबसे पुराने गिरजाघर मिशन वेइंग चर्च से निकलते हुए श्रद्धालु। 125 साल पुराने इस गिरजाघर का समृद्ध इतिहास है। इसकी मिजो पीपल्स फोरम या MPF की स्थापना में अहम भूमिका है। MPF चुनाव की निगरानी रखने वाली संस्था है। लगभग 20 साल पहले मिजोरम में चर्च ने मिजोरम पीपल्स फोरम का गठन किया था, जो कि चुनाव में जो प्रचार होता है उसकी निगरानी करता है और सभी राजनीतिक दल उसके साथ सहमत होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चर्च द्वारा स्थापित किया एक वॉचडॉग है, इलेक्शन वॉचडॉग है। और इसलिए मिज़ोरम में जो चुनाव में जो प्रचार होता है वो देश के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग है। यहाँ पे ना तो कोई बड़े बैनर होते हैं, बड़े फेस्टून होते हैं, या फिर लाउड स्पीकर का भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बड़ी रैलियाँ नहीं होती है, और जो घर घर जाके कैंपेन होता है उसके ऊपर में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। मगर मिज़ोरम में चुनाव में चर्च की जो भूमिका है यहीं तक सीमित नहीं रहती है। मिज़ोरम में आम जिंदगी, जिसमें इसकी राजनीति भी शामिल है, इसमें चर्च का एक बहुत बड़ा योगदान है और एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इस बार चर्च ने मतों की गिनती का काम रविवार को रखने के निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध किया है। Sunday is our holiday for the Christians. इतवार हमारी छुट्टी होती है क्योंकि उस दिन हम इबादत करते हैं। इतवार को हमें 3 बार इबादत करनी होती है। इसलिए जब निर्वाचन आयोग ने वोटों की गिनती इतवार को रखी तो हमने इसका विरोध करते हुए उन्हें एक ज्ञापन दिया। हमें ये तारीख मंजूर नहीं है। Our petition to the Election Commission of India. 5 नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा। चर्च के सूत्रों के मुताबिक वोटों की गिनती वाले दिन कोई सख्त फैसला किया जा सकता है। वैसे भी चर्च का असर काफी ज्यादा है। जब हिंसा, लालच और धमकियों से मिजोरम के 2003 वाले चुनाव पटरी से उतर रहे थे,
और जब इस चर्च को लगा कि महज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अपीलों से बात नहीं बन रही है, तो समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर MPF का गठन किया गया। At the beginning of this year, MPF started negotiation with all साल की शुरुआत में MPF ने सभी सियासी पार्टियों के साथ सियासी चर्चाएं शुरू की। चर्च और MPF की वजह से मिजोरम में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, क्योंकि सभी सियासी दल चर्च की बात मानते हैं and accept the guidance and proposals. All the section of the people. चर्च के नीचे हम लोग, समाज और सियासी पार्टियां सभी एकजुट होकर साथ खड़े होते हैं। As well as political parties, we stand as one. 2018 में जब कांग्रेस से सत्ता छीनी और 10 साल सरकार चलाने के बाद वो सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। चुनाव पर नजर रखने वालों ने इस हार का जिम्मा राज्य में 20 साल की नशाबंदी के बाद 2015 में शराब के ठेके खोलने को दिया। चर्च नशाबंदी वापस लेने के सख्त खिलाफ था और मौजूदा मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने सरकार में आते ही नशाबंदी को फिर से लागू कर दिया, जैसा कि चर्च मांग कर रहा था। आइजोल में कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। और 2011 के सेंसस के मुताबिक मिजोरम की जनसंख्या करीब 11 लाख थी, जिसमें 87% ईसाई हैं, 9% बौद्ध, 3% हिंदू और 1% मुस्लिम। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में ब्रेक के बाद पराली जलाने को लेकर हरियाणा के किसान असमंजस में। आप देख रहे हैं हमारा भारत। दिल्ली की हवा में धूल और धुआं है। डॉक्टर इसे मेडिकल इमरजेंसी बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा जुड़ती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के खेतों से, किसानों से। खेतों में पराली जलाने का धुआं दिल्ली की हवा में है, इसलिए ज़रूरी है कि किसानों को विकल्प मिले ताकि वो खेतों में आग न लगाएं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि किसानों को मदद चाहिए ताकि वो भागीदार बने हवा को साफ रखने में, लेकिन कई आर्थिक परेशानियों ने उन्हें भी असमंजस में डाला हुआ है। पराली जलाने पर हरियाणा के किसानों पर जुर्माना और FIR दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जमीन पर यह कार्रवाई हो रही है। जिससे पराली जलाने की घटनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन इससे आबोहवा और वातावरण पर कुछ असर हुआ है लगता नहीं है। हवा पिछले सालों की तरह ही जहरीली है। हरियाणा सरकार का दावा है कि पराली के लिए किसानों को अनुदान पर मशीनें मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन इस आर्थिक सहायता के बावजूद मशीनें महंगी ही रही हैं। इतनी महंगी हैं कि इन्हें सरकार के अनुदान के बाद भी खेत में चलाना आसान नहीं। सरकार व्यक्तिगत खरीद पर 50% अनुदान की राशि देती है और अगर कुछ किसान मिलकर मशीनें खरीदें तो किसानों को 80% अनुदान मिलता है, जो पिछले 2 सालों से ये अनुदान बंद हो चुका है, जिसकी वजह से किसान मशीन खरीदने से कतरा रहे हैं। मशीन का रेट है ज़्यादा, मशीन तो छोटे जिम्मेदार उस मशीन को मतलब ले नहीं पा रहे जी। 15 से लेकर 20 लाख की आती है मशीन, तो उसके जो और साथ में इम्प्लीमेंट है ना, उन पे नहीं सब्सिडी दे रही जी। अभी 2 साल से कस्टमाइजिंग सेंटर पे जो 80% सब्सिडी दिए पहले, वो अब 2 साल से बंद है। वो कस्टमाइजिंग सेंटर पे अभी सब्सिडी नहीं दे रही, इसलिए हमारे जिला में 373 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन लगभग 125 ही किसान खरीद पाए। तो उन्हीं किसानों का कहना है भाई ये मशीनरी बहुत महंगी है। आर्थिक मजबूरी के कारण अब उन गांवों में भी पराली जलाई जा रही है जो पिछले साल तक ग्रीन जोन में आते थे, वो अब येलो जोन बन गए हैं। जो हमारा टारगेट है वो पहले रेड और येलो जोन को ही एग्जॉस्ट करके, अगर उसमें मतलब अगर बच जाता है तो ग्रीन जोन में देना होता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है अब की बार वो रेड और येलो जोन में ही खत्म हो गया। कैथल जिले के किसान तरसेम सिंह को विभाग के अधिकारियों ने मौके पर आग लगाते हुए पकड़ा। तरसेम सिंह माफी के लिए विनती करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया।
लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने पराली प्रबंध के लिए मशीन को खेत पर चलवाया था, लेकिन मशीन ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण पराली अवशेष खेत में ही रह गए थे। देखो अब कल आपके सामने फाइन हुआ है जी। फाइन किस लिए बात को लेके हुआ, बंडल बना के ले गए हैं। उसके बाद ये जो डेयरी मैंने लगाई है ये मजदूरों से, आप बैक साइड में दिखाओगे, तो इसको आग लगा रहे थे। चलो डीसी साहब मौके पे थे, आ गए थे, तो फाइन किया। किसान है, क्या कर सकते हैं, फाइन भी देंगे। वहीं प्रबंधन करने वाले किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन पराली प्रबंध करने की चाह रखने वाले किसानों को न मशीन मिल रही है, न ही प्रोत्साहन राशि। जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में लगभग 16 करोड़ रुपए किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा चुके हैं। 25 अक्टूबर के बाद से गेहूं और सब्जियां बोने का मौसम शुरू हो जाता है। किसानों को जमीन सूखने की चिंता होती है। धान की कटाई और गेहूं की बिजाई के बीच कम अंतराल होने के कारण किसान खेतों में आग लगाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं। कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा के गांव-गांव में जिला प्रशासन लंबे काफिले के साथ फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि लोगों में जागरूकता फैले कि इस वक्त सांसों को लेकर आपातकाल है। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि जो भी किसान पराली जलाएंगे, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया और ग्राम सभाओं में लगाई जाएगी और कृषि विभाग से मिलने वाली सब्सिडी पर भी रोक लगा दी जाएगी। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।